नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन में आज समझते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में एनर्जी सेविंग्स के बारे में और जानते हैं एग्रीकल्चर में पंपिंग के लिए फील्ड में जब हम फसल की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, पंप को इस्तेमाल करते हैं तो बिजली और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्म में एग्रीकल्चर सपोर्ट एक्शंस के लिए ट्रैक्टर की मोटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्रैक्टर की आवश्यकता रहती है। तो हमारे भारत में जो टोटल डीजल कंजम्पशन है उसका 17% एग्रीकल्चर का ट्रैक्टर डीजल कंज्यूम करता है। तो किस तरह से उस डीजल कंजम्पशन में हम सेविंग करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा सकते हैं, समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बाय सेविंग ऑफ डीजल इन ट्रैक्टर ऑपरेशन। बगैर भोजन के मानव और जीवों का जीवन संभव नहीं है और भोजन या खाद्य उत्पादन के लिए कृषि कार्यों की आवश्यकता है और सभी कृषि कार्यों में ऊर्जा एक अहम आवश्यक अंग है। पिछले दिनों हमने एग्रीकल्चर की आधारभूत संरचनाओं में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारी पूंजी का निवेश कृषि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में, जिसमें सिंचाई और बिजली की व्यवस्थाएं दोनों की गई हैं, उनमें किया गया है। बाजार में बहुत भारी मात्रा में ब्याज पर पूंजी की उपलब्धता हुई है। विपणन के कार्यों में और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में भी काफी वृद्धि हुई है और इन सब कारणों से कृषि व्यवस्था में आधुनिक तौर तरीके और ऊर्जा की मांग बढ़ी है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपनी फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी में कृषि उत्पाद करने में जो फार्म के इक्विपमेंट है, जिनसे ट्रैक्टर और दूसरी चीजों से हम पावर एप्लीकेशंस करते हैं, उनके लिए एनर्जी की मांग करता है। इसके अलावा हम खेत में सिंचाई के लिए जो पंपिंग सेट चलाते हैं उनमें भी हमें ईंधन ऊर्जा की आवश्यकता है। फर्टिलाइजर और दूसरे जो केमिकल्स हैं कृषि कार्यों में इस्तेमाल किए हुए, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने उत्पादन और इस्तेमाल में ऊर्जा की मांग करते हैं। इसके अलावा हमें पशुपालन के लिए खाद्यान्न की प्रोसेसिंग के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और जो उत्पादित खाद्यान्न है उन्हें विपणन के लिए जब हम दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो उस परिवहन में भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर फार्म इक्विपमेंट में, इरिगेशन और पंपिंग में, फर्टिलाइजर, दूसरे केमिकल में, ट्रांसपोर्टेशन में, सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। पिछले 2 दशकों में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए हमने अनेक कार्य किए हैं, जिनमें जो इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर पंप सेट्स थे, जिसमें मोटर, इंजन, पंप के असेंबलीज, पाइपिंग, फुटवॉल्व सभी शामिल थे, उनको एनर्जी स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस से रिप्लेस करने का काम काफी बड़े स्तर पर किया गया है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं और जो एग्रीकल्चर फीडर्स हैं उन पे मीटरिंग की व्यवस्था करके एनर्जी कंजम्पशंस को ऑब्जर्व करके एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ाने का कार्य किया है। एग्रीकल्चर को फीड करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग और ऑगमेंटेशन और एफिशिएंट बनाया है। साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर फीडर में पुअर पावर फैक्टर की कंडीशंस थी, उन्हें शंट कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर इंप्रूव करके लाइन में लॉसेज और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स पुअर पावर फैक्टर से होती है उन्हें दूर करके एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ाया गया है। आजादी के बाद से ही सभी सरकारों ने देश में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है। हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर को विशेष वरीयता देते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन के काम किए हैं और खेतों में सभी कुओं की पंप मोटर को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाने के लिए विशेष योजनाएं बनाकर कार्य किया है। आज की तारीख में भारत में कुल बिजली उपभोग में इंडस्ट्री का 45% के साथ सबसे बड़ा योगदान है। दूसरे नंबर पे घरेलू डोमेस्टिक क्षेत्र 22% हिस्सेदारी रखता है और तीसरे स्थान पर इसके लगभग सन्निकट कृषि सेक्टर है। वो कुल ऊर्जा खपत का 18% अंश ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। लेकिन अधिकांश स्थानों पर जो एग्रीकल्चर कंजम्पशन है उसे या तो मीटर से पढ़ा नहीं जाता है या फिर अगर मीटरिंग भी की जा रही है तो एग्रीकल्चर कंज्यूमर को बहुत सब्सिडाइज और फ्लैट रेट टैरिफ से पेमेंट्स करने होते हैं और ऐसी स्थिति में जो एग्रीकल्चर कंजम्पशन है
वो हमारे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत छोटा रेवेन्यू अर्निंग है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्योंकि सब्सिडी का काफी बड़ा हिस्सा है, इसलिए वहां एनर्जी एफिशिएंसियां बढ़ाने के लिए कोई विशेष सोच भी डेवलप नहीं हो रही है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि एनर्जी कॉस्ट सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है, जो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट भी है, उसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बिजली की बढ़ती हुई मांग है और हमारी पावर में जो शॉर्टेज बन रही है, उसे मैनेज करने के लिए एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट AGDSM की शुरुआत की, और एग्रीकल्चर कंज्यूमर के बिहेवियर को इस तरह से मॉडिफाई किया गया, उसकी ऊर्जा उपभोग के पैटर्न को बदलने की कोशिश की गई, ताकि वो जो ऊर्जा उपभोग कर रहा है वो हमारे सिस्टम के पीक लोड आवर्स की बजाय दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, और हमारी पावर कंजम्पशन में एग्रीकल्चर कंज्यूमर एनर्जी एफिशिएंसीज के साथ अपनी कंजम्पशन को घटाकर हमारे पीक लोड को भी कम कर दे। ऐसी स्थितियां बनाने के लिए एग्रीकल्चर साइड में डिमांड साइड मैनेजमेंट की शुरुआत की गई, और इस डिमांड साइड मैनेजमेंट में सबसे पहले जो पहले से प्रचलित इनएफिशिएंट इरिगेशन इलेक्ट्रिक पंप सेट थे, उन्हें बदलने का काम किया गया, और हमने स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट नई इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चलने वाले एनर्जी एफिशिएंट पंप्स का इस्तेमाल किया, और इसमें एक अच्छी सफलता भी हमें प्राप्त हुई, क्योंकि हमारे जो पंप सेट्स हैं उनकी पावर कंजम्पशन की अमाउंट अच्छी है, उनके वर्किंग आवर भी ज्यादा हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी से जो हम एनर्जी कॉस्ट में सेविंग पूरी यूजफुल लाइफ में प्राप्त करते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट हमने पंप को बदलने में किया है उससे काफी ज्यादा साबित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में पुराने इनएफिशिएंट पंपों को बदलकर नए एनर्जी एफिशिएंट पंपों को लगाना एक ओवरऑल इकोनॉमिक गेन दोनों यूटिलिटी और कंज्यूमर के लिए साबित हुआ है। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी लर्निंग वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में पंप सेट्स में एनर्जी एफिशिएंसी किस तरह से इंप्रूव हुई है और एनर्जी कंजर्वेशन के क्या मेजर्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा की हुई है। इस लर्निंग वीडियो में हम एक दूसरा जो एनर्जी कंपोनेंट हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है, डीजल फ्यूल, जो हमारे ट्रैक्टर और दूसरे फार्म इक्विपमेंट है, वो आजकल मॉडर्न फार्मिंग में मैनुअल या पशुओं की मदद की बजाय मशीन की मदद से खेती और कृषि कार्य कर रहे हैं, और टोटल डीजल कंजम्पशन का बड़ा हिस्सा तो कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर भी प्राइवेट व्हीकल के लगभग बराबर 17% टोटल डीजल कंजम्पशन का हिस्सा कंज्यूम कर रहा है। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम ट्रैक्टर का ऊर्जा कुशल रूप से इस्तेमाल करें और दूसरे जो फार्म के फील्ड इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करें, तो न केवल हम अपने कार्य के घंटों को जो फार्म इक्विपमेंट्स को फील्ड में एग्रीकल्चर कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें घटा सकते हैं, हमारी फ्यूल कंजम्पशन को भी कम कर सकते हैं। एक ट्रैक्टर जब कोई निर्माता कृषक को देता है तो उसके साथ एक बेहतरीन सर्विस मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के बारे में बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी हुई है। और अनुभव से ज्ञात हुआ है कि अगर हम एक ट्रैक्टर का एफिशिएंट तरीके से मेंटेनेंस और ऑपरेशन करें तो हम उसकी टोटल डीजल कंजम्पशन में 25% अमाउंट की, एक बहुत हैंडसम अमाउंट की सेविंग अच्छी ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का एक इकाई PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन और रिसर्च एसोसिएशन है। उनका मानना है कि हमें ट्रैक्टर में जो डीजल की लीकेज हो रही है उसे रोजाना चेक करना चाहिए और किसी भी प्रकार की लीकेज को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हमारी एक सेकंड में एक बूंद डीजल अगर गिरता है तो हम एक साल में लगभग 2000 लीटर डीजल इस तरह से बेवजह व्यर्थ कर देंगे, जो एक भारी नुकसान होगा। इसलिए हमें डीजल टैंक में, फ्यूल पंप में, फ्यूल के इंजेक्टर सिस्टम में, फ्यूल की जो लाइंस है, इन सभी जगह पे जो जॉइंट्स हैं उन्हें इंस्पेक्ट करना चाहिए और सभी प्रकार की लीकेज को रोकने के लिए जो भी हमें मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस करनी है उन्हें करना है। बहुत सारे कृषक हैं वो डीजल को अपनी खेतों में स्टोरेज करते हैं, तो उन्हें इस तरह के डीजल के स्टोरेज टैंक को ठंडी स्थितियों में रखना चाहिए ताकि हमारा डीजल का टेम्परेचर और हीट से जो इवेपोरेशन है उसे कम रखा जा सके। खेत में काम करते हुए अगर हम रुके हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंजन को हमने चालू रखा हुआ है, तो इस तरह के व्हीकल में व्यवस्था को हम आइडलिंग कहते हैं। और ऐसी स्थितियों में सामान्यतः हमारा एक ट्रैक्टर
20% अतिरिक्त डीजल की खपत कर देता है। अतः ये जरूरी है कि जब हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके इंजन को उसकी चाबी से बंद कर दिया जावे। ध्यान रहे, एक अच्छे ट्रैक्टर सिस्टम में हमारा जो बैटरी और अल्टरनेटर का सिस्टम है और जो सेल्फ स्टार्टर हमने यूज किया है, अल्टरनेटर की मदद से बैटरी चार्ज रहेगी और चार्ज बैटरी से हमारा जो सेल्फ स्टार्टर है वो एक पुश अगर हम की को करेंगे तो उसी से इंजन को स्टार्ट कर देगा। अगर ये सब बैटरी, अल्टरनेटर और सेल्फ स्टार्टर सही स्थितियों में नहीं होते हैं तो हम अक्सर इंजन ट्रैक्टर को धक्का देकर चलाने की बजाय चालू रखते हैं और आइडलिंग करके फ्यूल की वेस्टेज करते हैं। अगर हम बेवजह इंजन को चालू ना रखें और काम को बंद करते ही इंजन को अगर रोक दें तो 20% डीजल खपत को कम कर सकते हैं। ट्रैक्टर में इंजन से पावर ट्रांसमिशन के बीच में गियर मैकेनिज्म में 4 या 5 स्टेप्स होती हैं और हमें हमेशा ट्रैक्टर को सही गियर में चलाना एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही गियर में ट्रैक्टर चलाएंगे तो हम न केवल ज्यादा आउटपुट पाएंगे, डीजल की खपत को भी कम रखेंगे। अगर कोई ट्रैक्टर किसी कृषि भार को खींचते समय ऐसा है महसूस कर रहा है जबकि हमने थ्रोटल ओपनिंग अधिकतम की हुई है तो निश्चित है कि हम ट्रैक्टर को हायर गियर में चला रहे हैं और पावर ट्रांसमिशन को अगर हम लोअर गियर में लेकर इस्तेमाल करें तो ट्रैक्टर की स्ट्रगलिंग और थ्रोटल पे मैक्सिमम ओपनिंग की आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। और अगर कोई ट्रैक्टर है वो पूरे भार के साथ गति पकड़ रहा है तो जरूरी है कि हम गियर को छोटे के बजाय हायर में ले जाएं और पावर ट्रांसमिशन को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करते हुए इंजन को कम आरपीएम पे भी चलाते हुए अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा गियर का गलत चयन है वो हमारी फ्यूल कंजम्पशन को 30% से भी ज्यादा बढ़ा सकता है और हमारे आउटपुट को 50% से भी ज्यादा घटा सकता है। तो सही गियर का चयन न केवल हमारे आउटपुट कृषि कार्य को ज्यादा तेजी से करवा देगा, हमारी फ्यूल की कंजम्पशन को भी घटा देगा। एक ट्रैक्टर में अगर हम ओवरलोडिंग करते हैं तो वो काले रंग का धुआं देने लगता है और ये स्पष्ट जाहिर कर रहा है कि हम ट्रैक्टर पे लोड को कम करें और अपनी फ्यूल की वेस्टेज को घटा दें। अगर हम किसी ट्रैक्टर के साथ बड़े आकार के कृषि उपयंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा बड़े साइज के हैं, ट्रैक्टर की क्षमता से बड़े हैं, या फिर हम ट्रैक्टर को गलत गियर में चला रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में ट्रैक्टर से धुआं निकलेगा। कई बार ट्रैक्टर की अगर मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, ओवरऑलिंग नहीं की हुई है तो ऐसी स्थिति में भी ट्रैक्टर इंजन की गलत परफॉर्मेंस से, फ्यूल का सही कंबंशन नहीं होने से धुआं देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक अच्छे गैरेज से ट्रैक्टर की ओवरऑलिंग करा लेनी चाहिए, उसकी जो फ्यूल नोजल्स हैं उसे ठीक तरह से एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन पंप को ठीक से रिकैलिब्रेट करके हम फ्यूल एफिशिएंसीज को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ट्रैक्टर को खेतों में रेत की स्थितियों के बीच में काम करना होता है और जो डस्ट और डर्ट है, रेत, जो बारीक सूक्ष्म दाने होते हैं, वो हमारे ट्रैक्टर इंजन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अध्ययन ने बताया है कि अगर हम एक ट्रैक्टर इंजन में बिना फिल्टर की हुई हवा को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सिलेंडर का बोर है वो जल्दी से खराब हो जाएगा, पिस्टन रिंग्स भी बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए वो जो कंबशन के लिए एयर इस्तेमाल करता है उसे क्लीन और बढ़िया फिल्टर्ड होना चाहिए, उस एयर के साथ रेत के बारीक कण नहीं जाने चाहिए। तो जो एयर फिल्टर इंटेक में हम इस्तेमाल करते हैं उसे रेगुलरली क्लीन करना या समय समय पे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से जो हमारा डीजल फ्यूल है उसको भी फिल्टर करके इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दूषित हमारा फ्यूल होगा, डर्टी फ्यूल होगा, उससे इंजन को नुकसान हो सकता है। तो हमें एयर फिल्टर और फ्यूल के फिल्टर को समय समय पे बदल लेना चाहिए और इंजन को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से लुब्रिकेशंस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी न केवल फ्यूल कॉस्ट कम होगी, इंजन की दक्षता बढ़ेगी, इंजन की जो वर्किंग लाइफ है वो भी बढ़ेगी और हमारे मेंटेनेंस के खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर को रेगुलर समय समय अनुसार बदलना बेहतर रहता है। जब हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो पहियों में हल्की फिसलन, 10% से भी कम मात्रा की जो स्लिप है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो हमारे टायर पे जो अत्यधिक घिसावट होती है उसे रोकती है और टायरों की जिंदगी को बढ़ा देती है। लेकिन अगर ट्रैक्टर ज्यादा स्लिप कर रहा है, उसके टायर ज्यादा फिसल रहे हैं, तो वो हमारी पावर का लॉस है। और किसी ट्रैक्टर में स्लिप कितनी रहेगी, वो ट्रैक्टर की टाइप, किस गति पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से इंप्लीमेंट्स
हम ट्रैक्टर के साथ उपयंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस क्षेत्र में किन फील्ड कंडीशंस में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सब बातों पर हमारी ट्रैक्टर की स्लिप डिपेंड करेगी। अगर एक ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा भार है और स्लिप नहीं है तो उसके पैरों के जो निशान हैं वो ग्राउंड पे सॉलिड और फर्म पक्के दिखेंगे। वहीं अगर एक ट्रैक्टर में भार कम है और वो अधिक गति पे चिकनी स्थितियों में है और स्लिप मार रहा है तो उसके टायरों के जो निशान ग्राउंड पर बनेंगे वो साफ नहीं बनेंगे और ऐसी जो निशान है वो बता रहे हैं कि हमारी स्लिप की अमाउंट ज्यादा है। अगर हम प्रॉपर वेट के साथ सही इंप्लीमेंट और लोडिंग और स्पीड के साथ किसी ग्राउंड पे ट्रैक्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो 5% के आसपास की स्लिप के साथ जब काम करेगा तो उसके रेत पे टायरों के निशान इस तरह के बनेंगे और ये स्थितियां ऑप्टिमम ऑपरेशन कंडीशंस हो सकती हैं। ध्यान रहे, जब ट्रैक्टर ज्यादा स्लिप कर रहा है तो वो हमारे पावर की वेस्टेज है, फ्यूल की कंजम्पशन का बढ़ना है और ऐसी स्थिति में हम अगर ट्रैक्टर के साथ कुछ वेट एडिशनली पानी, कास्ट आयरन या कोई भारी चीज लगाकर बना लेते हैं तो ट्रैक्टर की स्लिप को ऑप्टिमम लेवल पे ला सकते हैं। और ध्यान रहे, बिना स्लिप के साथ अगर ट्रैक्टर काम करता है फील्ड पे तो वो टायर की वियर टियर बढ़ाकर हमारी इनडायरेक्ट दूसरी कॉस्ट को बढ़ाएगा। अगर ट्रैक्टर का टायर ज्यादा घिस गया है, उसमें हवा ज्यादा भरी हुई है तो वो ज्यादा स्लिप करेगा और हमारी पुलिंग पावर को रिड्यूस कर देगा। तो हमें अधिक घिसे हुए टायरों में जल्दी से बदलाव कर लेना चाहिए और जब हम कोई नया टायर लगा रहे हैं तो जो इस तरह के वी ग्रूव्स बने हुए होते हैं टायर के ऊपर, ये वी थ्रेड्स हैं, वो फ्रंट में देखते समय ट्रैक्टर के नीचे की तरफ होने चाहिए और हमें ट्रैक्टर में अलग अलग फील्ड ऑपरेशन कंडीशंस पे और रोड की रनिंग में अलग अलग प्रेशर्स एयर के इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम एयर का प्रेशर ज्यादा करेंगे टायर में तो हमारे टायर में स्लिप की अमाउंट बढ़ेगी और अगर टायर में एयर का प्रेशर कम है तो वो स्लिप की मात्रा को कम करेगा और हमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमम 5 से 10% स्लिप के साथ हमारे ट्रैक्टर के ऑपरेशन को करना चाहिए। ट्रैक्टर में जो खींचने की शक्ति है, होलिंग कैपेसिटी है, उसका मिलान उस पर जो हम कृषि कार्य का भार डाल रहे हैं उसके साथ करना जरूरी है और इसके लिए हमें जो कृषि उपयंत्र ट्रैक्टर के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंप्लीमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका साइज अप्रोप्रिएट लेना होगा और ट्रैक्टर को एक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग स्पीड पे जो उसकी मैक्सिमम रेटेड स्पीड है उसके पास हो, उस पर चलाना चाहिए। जो ट्रैक्टर के साथ सबसे प्राथमिक उपकरण हम लगाते हैं वो जुताई का टिलेज का इंप्लीमेंट है और इसे हम अगर ट्रैक्टर के साथ ठीक से मैच कर लेते हैं तो हम ज्यादा बेहतर ईंधन कुशलता, फ्यूल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम फील्ड में उस जुताई के इंप्लीमेंट को, उपयंत्र को ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे खींचते समय लगभग जो पूरी उसकी रेटेड स्पीड है उस पर ट्रैक्टर को चलाया जा रहा है। अगर कोई ट्रैक्टर अपनी पूरी थ्रोटल की ओपनिंग पे जब टॉप गियर में चल रहा है तब भी अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो इंप्लीमेंट का भार हमने ट्रैक्टर पर लगा रखा है वो कम है और हमें उस ट्रैक्टर की जो खींचने की शक्ति है उसके मुताबिक बड़ी ताकत वाला इंप्लीमेंट ट्रैक्टर के साथ लगाना चाहिए। अगर एक टॉप गियर में चलता हुआ ट्रैक्टर पूरे थ्रोटल की ओपनिंग पर एक्सेलरेट होने लगे तो ये बता रहा है कि जो इंप्लीमेंट कृषि उपयंत्र हमने ट्रैक्टर के साथ लगाया हुआ है उसका आकार छोटा है और ट्रैक्टर की जो खींचने की शक्ति है उसके मुताबिक ही अधिक शक्ति का इंप्लीमेंट ट्रैक्टर के साथ लगाना चाहिए। अगर हम किसी ट्रैक्टर के साथ छोटे आकार के कृषि उपयंत्र इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम 30% से भी ज्यादा फ्यूल की कंजम्पशन सेम कार्य के लिए कर रहे हैं और यही स्थितियां तब हो सकती है जब हम ट्रैक्टर में अगर ओवरसाइज इंप्लीमेंट लगाते हैं और ट्रैक्टर अपनी निर्धारित अधिकतम स्पीड पे न चल के कम गतियों पे चलाने की मजबूरी हो जावे तो ट्रैक्टर और इंप्लीमेंट का अतः ट्रैक्टर की खींचने की शक्ति, होलिंग कैपेसिटी और इंप्लीमेंट की जो साइज है उसमें एक अच्छा मिलान ऑप्टिमम फ्यूल एफिशिएंसी ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय से ट्रैक्टर और इंप्लीमेंट के बीच में मिलान को करना चाहिए। इंप्लीमेंट की तुलना में अगर ट्रैक्टर का होलिंग कैपेसिटी, हॉर्स पावर बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, दोनों ही स्थितियों में वो हमारी ईंधन की जो ट्रैक्टर में कुशलता है उसे घटा देगा और फ्यूल की कंजम्पशन को बढ़ा देगा।
जब हम एक खेत में कोई कृषि कार्य, जुताई या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो हमें उसकी एक योजना बनाकर, एक लेआउट बनाकर जुताई या दूसरे कार्य करने चाहिए और ऐसी प्लानिंग से हम जो आइडल रनिंग है उसे घटा सकते हैं। बार बार पीछे हटने या बेवजह के टेढ़े और तिरछे मोड़ बनाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम एक लंबी लंबाई में सीधे और समांतर ट्रैक्टर को इस तरह से चलाते हैं तो हमारा डीजल है उसे बचाया जा सकता है, ट्रैक्टर से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और कम समय में ही किसी खेत की जोत को पूरा किया जा सकता है। जो किनारे की भूमियां होती हैं उन्हें हम बाद में चारों तरफ एक चक्कर लगा के खींच सकते हैं और इसके लिए हमें बार बार एक ही भूमि को दोबारा जोतने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हम खेत के कार्यों में कुछ योजनाओं से एक से अधिक कार्यों को आपस में सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे खेत में मैन्योर खाद को फैलाना और बीज को लगाने का काम अगर जोड़ लिया जावे तो हम खेत में कितनी बार हमें चक्कर लगाने होंगे उन चक्करों की संख्या को कम कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और फ्यूल कंजम्पशन को घटा सकते हैं। खेती के उपयंत्रों का बढ़िया रख रखाव और अच्छी क्वालिटी और समय समय पर उनके औजार वाले हिस्से को नुकीला बनाए रखना खेत में ट्रैक्टर के साथ उन्हें चलाते समय जो जमीन प्रतिरोध पैदा करती है उस प्रतिरोध को घटा देगी और हमारी गतियां अधिक आएगी, फ्यूल का कंजम्पशन कम आएगा। तो हमें लगातार नियमित रूप से हमारी जो कृषि मशीनरियां हैं, हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस रखनी चाहिए। इंजन को ट्यून कर लेना चाहिए, जो एयर और फ्यूल के फिल्टर्स हैं उन्हें बदल लेना चाहिए, जो हमारा लुब्रिकेशन और कूलिंग के ऑयल्स वगैरह हैं उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। टायर में हवा की मात्रा ठीक प्रकार से रखनी चाहिए, दोनों टायरों को बैलेंस रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में न केवल हमारी ट्रैक्टर मशीनरी की कार्य कुशलता बढ़ेगी, उसमें रख रखाव और मेंटेनेंस की समस्याएं कम आएंगी और लंबी उम्र के साथ हम ज्यादा ऊर्जा कुशल तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। जो हमारे ट्रैक्टर में जो वॉल्व में लीकेज होती हैं या पिस्टन रिंग्स में कोई खामियां आ जाती हैं उन्हें भी रिपेयर करवाकर हम इंजन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हैं और इंजन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उन्हें भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब हमारा इंजन ओवरऑलिंग पे जावे तो हमें समय समय पर वॉल्व और रिंग्स की भी अगर मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो उन्हें करवा लेना चाहिए। इन दिनों कृषि कार्यों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते समय जो डीजल की खपत होती है वो हमारी कृषि लागत का एक बड़ा हिस्सा बन गई है और ऐसी स्थितियों में हमें ट्रैक्टर ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बेहतर बना के एनर्जी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करके डीजल की सेविंग करके ही हम कृषि कार्य की उपादेयता या लाभप्रद प्रवृत्ति सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी सभी लर्निंग नोट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।